गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है, आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। कह रहा है कि जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जब बढ़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने 1917 में न्यायाधीश, ठीक है, सिडनी रॉलेट, एक न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलना था, टेररिज्म को ख़त्म करना था, एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। मतलब ब्रिटिश की नज़र में जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी वो आतंकवाद था, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, जबकि वो देशभक्त थे, वो क्रांतिकारी गतिविधि जो हो रहा था, परंतु ब्रिटिश के दृष्टिकोण से, अंग्रेज सरकार के दृष्टिकोण से वो आतंक फैला रहे थे। तो उस आतंकवाद को कुचलने के लिए, ठीक है, सरकार ने क्या किया, 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना, एक इफेक्टिव प्लान का निर्माण करना था। इनके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधायक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। कहा कि रॉलेट, जो सिडनी रॉलेट थे, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, इसके सुझावों पर पारित एक विधेयक जिसका नाम था रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। मार्च 1919 में ये एक्ट पास हुआ था, रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट नाम किस पर पड़ा, तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के नाम पर पड़ा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। कह रहा ये जो रॉलेट अधिनियम था, इसके तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, ठीक है। जिसको मन उसको उठा सकता था और उसको जेल में डाल के रख सकता था, जब तक मन उतना दिन तक। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। ना इसमें वकील कुछ करेगा, ना अपील होगा, ना दलील हो। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था तो उस समय वाइसरॉय जो थे, कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1900 गवर्नर जनरल भी कर सकते हैं, 1916 गवर्नर जनरल ही कर सकते। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1916 से 1921 उनके कार्यकाल में जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ये काफ़ी भयंकर कानून था। इसमें जिसको चाहे, जो भी भारतीय को चाहे अंग्रेज क्या कर सकता था, जेल में डाल सकता था और जब तक मन खड़े रख सकता था। उसमें कोई वकील मुकदमा भी उसके इस पक्ष में नहीं लड़ सकता था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। पूरे ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी का जो पहला साहसिक कदम वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही सामने आया था। 1919 में उन्होंने सत्याग्रह क्या किया, यही रॉलेट एक्ट के खिलाफ स्टार्ट किया। महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या शुरू किया, सत्याग्रह।
गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का क्या किया था, उपयोग किया था। पहला होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत आंदोलन और तीसरा सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। कह रहा है कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो इनकी गिरफ्तारी और ब्रिटिश का कैसे दमन करना है, ब्रिटिश ने जो अत्याचार कर रहा था दमन, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक जो है क्या रखा गया, सार्वजनिक सभा रखी गई। सार्वजनिक सभा, सभी को उसमें आमंत्रित किया गया। सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है, जहाँ ब्रिटिश दमन के बारे में और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के संबंध में, ठीक है, एक सभा बुलाई गई, सार्वजनिक सभा, जहाँ जनरल रेगिनेंड एडवर्ड हैरी डायर, RH डायर ने, जनरल डायर जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, RH डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलावाकर लगभग 1000 लोगों, हंटर कमीशन के अनुसार 379 की हत्या कराई। ठीक है, कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। ये सार्वजनिक सभा ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के संबंध में बुलाई गई थी। तो उसी समय जो है जनरल रेगिनेंड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्ती, क्योंकि सब तो सभा में गए थे तो कोई भी हथियार तो लेके नहीं जाएगा मीटिंग, निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दिया, फायर का आदेश दे दिया था। जनरल डायर काफ़ी क्रूर थे, इन्होंने क्या किया, आदेश दे दिया था गोली चला देने का। और वो बाग का अमृतसर में जो ये जलियांवाला बाग था उसका एक ही एंट्रेंस था, एक ही तरफ से आना और जाना था, तो लोग निकल नहीं सके जब गोली जो चलाया गया, पूरी तरह से वो घिरा हुआ था। आज भी कहा जाता है कि उसके दीवारों पर वहाँ आप जाएंगे तो खून के छींटे नज़र आते हैं। काफ़ी इंडिसेंस हत्या करवा दी गई इस समय लोगों का, भीड़ पर जो है निहत्ते भीड़ पर गोलियां चलवा दी जनरल RH डायर ने। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। यही जो कांड जो है यही कहलाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसमें हत्या करवा दिया गया निहत्ती भीड़ का। तो ये लिखा है कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर RH डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। वहीं हंटर कमीशन का मानना था कि 379 लोगों की हत्या की गई, जबकि 1000 लोगों की हत्या करवाई गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार में लोगों का बहुत मौत के घाट उतार दिया गया था कि हृदय विदारक घटना, दिल को एकदम झकझोर देने वाली घटना के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जब नरसंहार हुआ
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नाइट का उपाधि दिया गया था उसको लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वाइसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड से हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज़ों द्वारा दी हुई जो उपाधि थी नाइट, तो उसको क्या कर दिया, लौटा दिया। और शंकरन नायर ने भी वाइसरॉय की जो कार्यकारिणी थी वह उससे इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। ठीक है, ये भी सवाल पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश ने कौन सा कमीशन बैठाया था, तो हंटर कमीशन। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में C.H. सीतलवार, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। ठीक है, ये जो हंटर कमीशन था इसमें भारतीय सदस्य के रूप में कौन कौन थे, तो C.H. सीतलवार, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान, ये भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। ठीक है, हंटर कमीशन जो बनाया गया उसने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्याय उचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। तो जो है एक तरफ जो है ये जो कमीशन बैठाया है बेकार का, एक कमीशन हंटर कमीशन जो बैठाया 1919 में, इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि जो जनरल डायर ने किया वो सही किया, वो सही निर्णय था। फिर जो है सिर्फ बताया कि निर्णय लेने का भूल बताया, परंतु जो है कहा कि उपद्रव जो है क्रांति का रूप ले लेता है और मार्शल लॉ अनिवार्य था और भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः टोटली न्याय उचित था। तो गोली चलवाना जो हंटर कमीशन ने सही माना, न्याय संगत माना उन्होंने। और जनरल डायर को उसके अपराध के लिए ऐसे नौकरी से तो हटना पड़ा, लेकिन ब्रिटेन के जो पेपर थे, अखबार न्यूज़पेपर थे, उन्होंने उसे ब्रिटिश एम्पायर का रक्षक बताया। ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह डाला। बताइए, एक नेशंस हत्या करने वाले को लोग शेर की संज्ञा दे रहे हैं। तो खैर बहुत ही भयंकर घटना थी वो भारतीयों के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अंग्रेज़ के जो अखबार थे उन्होंने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा, वहीं लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। उसने जो ये कुकर्म किया जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके लिए जनरल डायर को अवार्ड दिया गया, मान की तलवार की उपाधि दी गई, मान की तलवार। तो ऐसे थे अंग्रेज। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह, एक मूवी भी आया है बॉलीवुड में उधम सिंह, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखें तो देख सकते हैं, जिससे जलियांवाला बाग का नरसंहार का बदला से रिवेंज लेने के लिए उधम सिंह, देख सकते हैं आप। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर
की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया कराया। लेकिन मार्च 1940 में, जो मार्च 1919 की बात थी, 13 अप्रैल 1919 में घटना हुआ, लेकिन मार्च 1940 में इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में क्या कर दी, हत्या कर दी। लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन उधम सिंह ने क्या किया, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, उनको मौत की घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी बदला लेने के लिए। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में क्या कर दी, हत्या कर दी। ये डायर अलग हैं और ये डायर गोली चलवाए थे, जनरल रेनिगेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, और ये उस समय गवर्नर रहे थे, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखना कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का जो प्रारूप था उसको लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। ठीक है, ये कोई भूल नहीं थी, ये जानबूझकर जनरल डायर द्वारा क्या करवाई गई थी, गोलियां चलवाई गई थी निहत्थे भीड़ पर अमृतसर में, वो भी बैसाखी पर्व के मौके पर। तो काफ़ी दुखद हृदय विदारक घटना थी, नरसंहार था बहुत ही बड़ा। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। तो कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी और दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। आइए अब उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का स्टडी करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ए, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। बी, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। डी, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए क्या किया, अधिकृत किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष माने सभी लोगों में गुस्सा उत्पन्न किया? तो इसका कारण यही था कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए क्या किया, अधिकृत किया। ये ऐसा कानून पास कर दिया रॉलेट एक्ट, जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल भेजा जा सकता था और जब तक मन उतना दिन तक रखा जा सकता था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी, आइए उसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये IAS एग्ज़ाम में 2009 में पूछा गया था ये सवाल था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। इसलिए एक का सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था ए, भूमि सुधार, बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, सी, बैलेंस ऑफ ट्रेड और डी, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा करना।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। ए सन 1909 ईस्वी में, बी सन 1919 ईस्वी में, सी सन 1930 ईस्वी में, डी सन 1942 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सन 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था ए, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी, खिलाफत आंदोलन का दमन, डी, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सही है? पहला, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो, तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक और दो। मतलब ये दोनों सही है, ये तीसरा वाला जो है वो गलत है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। ठीक है, ब्लैक एक्ट था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, डाउट के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों, कस्बों और हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ था। तो साइमन और रॉलेट एक्ट अलग अलग जगह समय में हुआ है, इसलिए तीसरा, ये जो तीसरा वाला था ये गलत था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, ऐसा नहीं, अलग अलग समय। हाँ, पहला और दूसरा सही था कि रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है वो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। आइए अगला सवाल देखते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ए, लॉर्ड इरविन, बी, लॉर्ड रेडिंग, सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी, लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वाइसरॉय रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वाइसरॉय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग टू, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो टू। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, या डी, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता था क्योंकि जिस पर भी संदेह हो उसको जेल में डाल दिया जा सकता था बिना मुकदमा चलाए। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या किया गया था? सीमित किया गया था। पर्सनल इंडिपेंडेंस खत्म कर दिया गया था रॉलेट एक्ट के द्वारा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था ए, असहयोग आंदोलन, बी, रॉलेट सत्याग्रह, सी, चंपारण आंदोलन, डी, दांडी यात्रा। तो सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। ऑल इंडिया राजनीति में, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, रॉलेट सत्याग्रह।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ए. अबुल कलाम आज़ाद, बी. गांधी जी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी. स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। तो इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, अल्बर्ट बिल। तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था और इस एक्ट का असली नाम ये था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, और ऐसे आम भाषा में, आम बोलचाल भाषा में रॉलेट एक्ट ही हम लोग पढ़ते हैं। पर ये और रॉलेट एक्ट दोनों एक ही नाम है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ए. असहयोग आंदोलन, बी. रॉलेट एक्ट का बनना, सी. सांप्रदायिक अवार्ड, डी. साइमन कमीशन का आना। तो बी. रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व पहले घटना घटी थी रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था और जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने निरशंस नरसंहार कराया था। तो ये 13 अप्रैल 1919 की बात है और मार्च 1919 में ये पास ही हुआ था। तो रॉलेट एक्ट ही बना था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटना है। तो ये रॉलेट एक्ट ही है जो उस समय की घटना थी, उस समय जब जस्ट पहले हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार से जस्ट पहले रॉलेट एक्ट बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ए. 5 मई 1918, बी. 1 अप्रैल 1919, सी. 13 अप्रैल 1919, डी. 29 अप्रैल 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला सवाल, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ए. स्वदेशी सत्याग्रह, बी. रॉलेट सत्याग्रह, सी. बारदोली सत्याग्रह, डी. व्यक्तिक सत्याग्रह। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ तिथि पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। क. कोलकाता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, बी. जलियांवाला बाग त्रासदी से, सी. बंगाल विभाजन, डी. खिलाफत आंदोलन। तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग त्रासदी जो कह लें, परंतु दुख का ये समय था उसमें। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? ए मेरठ, बी आगरा, सी अमृतसर, डी लाहौर। तो सी अमृतसर। जलियांवाला बाग कत्लेआम अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ए ब्लैक होल कलकत्ता, बी रानी दुर्गावती की लड़ाई, सी 1857 का संग्राम या डी जलियांवाला बाग। तो डी जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर का जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो 13 अप्रैल 1919 को जो लोग एकत्रित हुए थे किनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो ये भी पूछता है कि किसकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे बैसाखी के दिन? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर RH डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा कर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकरन नायर ने वाइसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो पूछा था कि किनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे, क्यों जमा हुए थे? ए गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन हेतु, बी किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, सी बैसाखी की प्रार्थना करने के लिए, या डी पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो बी किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, बी तेज बहादुर सप्रू, सी महात्मा गांधी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो डी रविन्द्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। टैगोर ने कहा था, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो ब्रिटिश का जो उपाधि था उसको उन्होंने तुरंत लौटा दिया था और उन्होंने कहा था कि सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ से हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो जो है अपना जो ऑनर, अपना जो अलंकरण, सम्मान वो लौटा दिया था। वो सम्मान किस काम का? जब अपने देशवासियों पर हमला हो और एक तरफ आप सम्मान दे रहे हैं। तो ये एक असली देशभक्त की पहचान थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी थी। आइए अगला देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों ने अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? ए तेज बहादुर सप्रू, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सैयद अहमद खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? ए बंगाल का विभाजन, बी 1910 का प्रेस एक्ट, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी नमक कानून। तो सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? ए रॉलेट एक्ट, बी जलियांवाला बाग जनसंहार, सी साइमन कमीशन, डी क्रिप्स कमीशन। तो बी जलियांवाला बाग जनसंहार।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. शंकरन नायर, सी. मोहम्मद अली जिन्ना, डी. रामेश्वरम सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? ए. सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, बी. भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी. जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी. चौरी चौरा की घटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से क्या कर दी थी? लौटा दी थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कारण में क्या रहा है? वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते। तो ये तो सही है, आर बिल्कुल गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ना उन्होंने लौटाया, तो इसलिए ये ही सिर्फ सही है। ये आर क्या है? गलत है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? ए. महात्मा गांधी, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. शंकरन नायर, डी. जमनालाल बजाज। तो शंकरन नायर ने वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वाइसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वाइसरॉय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. मदन मोहन मालवीय, सी. सर शंकरन नायर, डी. उपयुक्त तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. सर शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर ने वाइसरॉय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। शंकरन नायर। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. तेज बहादुर सप्रू। जिसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात कीजिए। पहला, जलियांवाला बाग नरसंहार। दूसरा, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना। तीसरा, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3। यानी सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, तब 1919 का अमृतसर का कांग्रेस का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तथा दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो कार्यकाल के हिसाब से अगर सजाएं तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, तब जलियांवाला बाग नरसंहार और तब अंत में 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3। अगला सवाल, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ए. काली कोठरी घटना के बाद, बी. जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी. 1857 के विद्रोह के बाद, डी. बंगाल के विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी। हंटर कमीशन बैठाया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो जनरल डायर ने न्याय उचित किया था, जनरल डायर ने गोलियां सही चलवाई थी, क्योंकि उपद्रव जो है वह क्रांति का रूप ले लेती है, और उसने सिर्फ एक भूल बताया था, जनरल डायर को निर्णय लेने का भूल बताया था, परंतु उन्होंने कहा कि हाँ, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना न्याय उचित था। ऐसा हंटर आयोग ने रिपोर्ट पेश किया, और लोग जो मारे गए थे 1000, तो उन्होंने ऐसे हंटर कमीशन ने 379 लोगों की मौत बताया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर आयोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1920 में, मार्च 1920 में घटना हुआ था अप्रैल 1919 में, तो 1 साल बाद रिपोर्ट पेश किया मार्च 1920, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया।
कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार और डायर निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह जोश। तो उधम सिंह ने मार डाला जनरल डायर को। जनरल ओ डायर को किसने मारा? जिम्मेदार उधम सिंह ने मार डाला। कह रहा है कि मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। ए मदन लाल धिंगड़ा, बी एमपीटी आचार्य, सी वीडी सावरकर, डी उधम सिंह। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उधम सिंह। उधम सिंह ने जो है 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मार दिया था। उधम सिंह ने लंदन में मारा लॉर्ड हार्डिंग, जनरल डायर को, सर माइकल ओ डायर को, लॉर्ड विलिंगडन। तो सर माइकल ओ डायर को, जनरल डायर को नहीं मारा था, सर माइकल ओ डायर को मारा था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सीआर दास, डी फजलुल हक। तो बी महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वाइसरॉय थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? आईएनए सक्रियतावादियों की हत्या, जलियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना। जलियांवाला बाग का नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दी आर्म्स एक्ट, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दी रॉलेट एक्ट, दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो दी रॉलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियमों की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाबी के दोनों नेताओं सत्यपाल और तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप जो है मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक लिखें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।